एसी वाला रूम छोड़ छत पर सोई नई देवरानी। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ घर में जगह के अभाव के कारण तू छत पर सोती है ताकि तेरे माता पिता को दिक्कत ना हो, लेकिन तू देखना, एक दिन मैं अपनी जमा पूंजी से तेरी एक बहुत अमीर घर में शादी करूंगी, फिर तुझे छत पर सोना नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, और वैसे भी छत पर सोते सोते मेरी आदत छत पर सोने की ही लगी हुई है, इसीलिए अगर आप मेरी अमीर घर में शादी करोगी ना तो मैं वहाँ पर भी छत पर ही सोऊंगी, क्योंकि अब बंद कमरों में मुझे घुटन महसूस होती है। अब कुछ सालों बाद सुषमा अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी आरती की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में करा देती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। चलिए जेठानी जी, अब आप अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में आराम कर लीजिए। आराम करने का तो बहुत मन है, पर कमरे में नहीं, छत पर। कहाँ खो गई आरती? चलो। आरती कमरे में आती है जहाँ एसी की स्प्लिट से ठंडी ठंडी हवा निकल रही होती है। चलो भाई, रूम तो ठंडा हो रहा है, मैं चला आराम करने, तुम भी सो जाना आरती। अब प्रकाश जहाँ खर्राटे मार कर सो जाता है वहीं आरती। हे भगवान, ये कैसे सो रहे हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही इस बंद कमरे में। छत पर भी नहीं जा सकती वरना सब कहेंगे नई देवरानी एसी वाला रूम छोड़कर छत पर सो रही है। अब खुद से बातें करते करते आरती की सुबह हो जाती है। अगले दिन उठकर आरती सबको पहली रसोई का खाना बनाकर परोसती है। आरती, खाना तो बहुत जबरदस्त बनाया है तुमने। क्या बात है देवर जी, कल तक आपको मेरे हाथ का खाना पसंद था और आज आप देवरानी जी की तारीफ कर रहे हैं। मजाक कर रही हूँ देवरानी जी, आपने सचमुच खाना बहुत अच्छा बनाया है। इसी तरह इस रात भी बेड पर बैठी आरती। कल रात भी ठीक से नहीं सो, आज भी लग रहा है सारी रात बैठकर ही निकालनी होगी, कितनी घुटन हो रही है घर में। अगले दिन फिर सुबह आरती किसी को बिना कुछ कहे घर के कामों में लग जाती है। क्या हुआ बहू, बड़ी चुप चुप है, कोई बात है क्या? नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। इसी तरह आरती पूरे दिनचर्या का काम खत्म करके रात को अपने ससुराल वालों को खाना खिलाकर, जा बहू सबने खाना खा लिया, जा अब तू आराम कर ले। सुनो आरती, आते वक्त फ्रिज से पानी की बोतल ले आना। आरती पानी की बोतल लेकर कमरे में जाती है। पानी पीकर प्रकाश एसी की ठंडी हवा में सो जाता है। 3 से 4 दिन हो गए हैं और मैं इस बंद कमरे में घुटन से सो नहीं पाई हूँ। अगर यही हाल रहा तो मेरी जल्दी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, आज चुपचाप अपना बिस्तर छत पर ही लेकर जाती हूँ और सबके उठने से पहले मैं छत से नीचे आ जाऊंगी सुबह। अब छुपते छुपाते आरती अपना बिस्तर लेकर छत पर जाती है और खुले आसमान में सो जाती है। अगले दिन सुबह सबके उठने से पहले आरती नहा धोकर रसोई में खाना बनाने लगती है। अरे क्या बात है देवरानी जी, आज कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई आप रसोई में। हाँ वो जेठानी जी, आज सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई थी। इसी तरह रात में एक बार फिर आरती पैरों को दबाती हुई बिस्तर को लेकर चुपचाप छत पर जा रही होती है कि तभी प्रकाश की आंख खुल जाती है। ठहरो ठहरो आरती, तुम ये आधी रात को अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? वो जी, मैं अपना बिस्तर लेकर छत पर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? वो दरअसल मुझे बंद कमरों में नींद नहीं आती। वो सब तो ठीक है आरती, पर अगर माँ ने देख लिया तो ऐसा ना हो वो हमारे लिए कुछ गलत सोच कर बैठ जाए। जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सबके उठने से पहले नीचे आ जाती हूँ। अब दबे पांव सीढ़ियों से चढ़ती हुई आरती छत पर आकर सो जाती है और अगले दिन फिर सबके उठने से पहले वो छत से नीचे आ जाती है। देवरानी जी, आप कल रात अपने एसी वाले कमरे में ही सो रही थी ना? हाँ जेठानी जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि देवरानी जी आपके मुंह पर लाल लाल दाने हो रहे हैं, जैसे मानो आप छत पर सोई हो और आपके मुंह पर मच्छरों ने काटा हो। अच्छा, मच्छर नहीं, वो मैंने गलत फेस वॉश लगा लिया था, बस उसी का रिएक्शन है। जेठानी जी ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इसी तरह अब रात में फिर से आरती अपना बिस्तर लेकर चुपचाप छत पर जा रही होती है कि तभी पीछे से आकर मुस्कान उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ के, अरे देवरानी जी, इतनी रात को ये बिस्तर लेकर छत पर कहाँ जा रही हो? जेठानी जी, आप यहाँ? हाँ, मैं रसोई में अपना मॉइस्चराइजर लेने आई थी, पर आपको देखकर रुक गई। वैसे आपने बताया नहीं आप छत पर क्यों जा रही हैं? वो दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कमरे में उल्टी सा महसूस हो रहा है, इसलिए छत पर जा रही थी। ठीक है देवरानी जी, जाइए, पर जल्दी नीचे आ जाना। मैं समय से आ जाऊंगी जेठानी जी। अब आरती झूठ बोलकर छत पर सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक रात जब आरती बिस्तर लेकर छत पर जा रही होती है तो दूर खड़ी शीला ये सब देख लेती है। ये मेरी बहू अपना बिस्तर लेकर छत की तरफ क्यों जा रही है? कहीं मेरे बेटे बहू के बीच कोई अनबन तो नहीं चल रही? अगले दिन सुबह शीला रसोई में आरती से, अच्छा बहू, एक बात तो बता, मेरा बेटा तुझसे प्यार तो करता है ना? तुम्हारे बीच में सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं अचानक?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसके बाद शीला अपने बेटे के कमरे में जाती है। प्रकाश लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। अच्छा बेटा, एक बात तो बता, तेरी और तेरी पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव तो नहीं है ना? तुम्हारा आपसी रिश्ता ठीक तो है ना? अरे माँ, आप अचानक से कैसी बातें कर रही हो? वैसे मेरे और आरती के बीच में सब कुछ ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब शीला कुछ समझ नहीं पाती और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। तभी अगले दिन जब आरती रात को अपना बिस्तर लेकर छत पर जा रही होती है कि तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। अरे देवरानी जी, आप आज फिर सीढ़ियों के पास बिस्तर लेकर? क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई या कोई और बात है? नहीं, कोई और बात क्या होगी, आज भी मेरा थोड़ा मन बेचैन हो रहा है, इसीलिए छत पर जा रही हूँ। ये देवरानी जी की शक्ल देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इनकी तबीयत खराब है। जरूर दाल में कुछ काला है। ठीक है देवरानी जी, जाइए। अब फटाफट आरती छत पर आती है और बिस्तर करके सो जाती है। आरती जैसे ही गहरी नींद में जाती है तभी सामने की छत से मालती आरती को देखकर, अरे ये तो शीला की नई बहू आरती है, और जहाँ तक मुझे पता है इसके घर में तो एसी लगा हुआ है, फिर एसी वाला रूम छोड़कर नई देवरानी छत पर क्यों सो रही है? कहीं इसके बेटे का चक्कर किसी और औरत से तो नहीं है? अब मालती के पेट में बात नहीं पचती और वो अगले ही दिन आकर शीला से सब कुछ कहती है। क्या मालती, तेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या? किसी के बेटे बहू के बारे में कुछ भी सोचना गलत बात है। और मेरी बहू छत पर इसलिए सो रही थी क्योंकि उसके कमरे का एसी कल रात खराब हो गया था। अरे मैं कुछ गलत नहीं सोच रही थी शीला, मैंने तो तुझे इसीलिए बताया क्योंकि ऐसे बेटी बहू का खुलेआम छत पर सोना ठीक नहीं है। अब मालती के वहां से जाने के बाद, वैसे माँ जी, मालती जी का कहना सही है, देवरानी जी का ऐसे खुलेआम छत पर सोना ठीक नहीं है। चलिए एक बार ये बात देवर जी से कहते हैं। अब शीला और मुस्कान प्रकाश के कमरे में आकर उसे सारी बात बताते हैं। हाँ माँ, मुझे पता है कि आरती छत पर सोती है, पर आप सही कह रही हैं, ऐसे आरती का खुलेआम छत पर सोना ठीक नहीं है। हमें कैसे भी करके अब आरती की ये आदत सुधारनी होगी। अब जेठानी, सास और देवर मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। अगले दिन अब जैसे ही आरती अपना बिस्तर लेकर छत पर सोती है तभी दरवाजे पर आकर विनोद, प्रकाश भैया, ये रही आपकी बिल्ली, आपने मंगवाई थी ना? हाँ, इधर दो इस बिल्ली को। अब प्रकाश उस बिल्ली को छत की तरफ छोड़ देता और बिल्ली जाकर आरती के सिरहाने के पास बैठकर डरावनी आवाज निकालने लगती है। माँ जी, बिल्ली, भाग आरती यहाँ से। अब डर के मारे आरती भागकर अपने एसी वाले कमरे में आकर सो जाती है। क्या बात है बेटा, तेरा आइडिया तो काम कर गया। अब इसी तरह अगले दिन फिर आरती अपना बिस्तर लेकर छत पर जाती है कि तभी नीचे हॉल में उसकी जेठानी एक टेप रिकॉर्डर पर कंटिन्यू डरावनी आवाज का साउंड बजा देती है। ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? भूत, माँ जी, छत पर तो भूत है। एक बार फिर आरती डर के मारे छत से नीचे आती है और आकर एसी वाले कमरे में सो जाती है। इसी तरह फिर अगले दिन आरती छत पर सो रही होती कि तभी मुस्कान एक वाइट चादर में खुद को ढककर छत पर घूमकर डरावनी आवाज निकालने लगती है। भूत, जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपी से लोग को जाकर भाग आरती भाग। अब आरती का डर इतना बढ़ जाता है कि अगले दिन वह छत पर ना आकर एसी के कमरे में ही सो रही होती है। तभी सारा परिवार वहां जाकर, अरे आरती, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? छत पर नहीं जाना? हाँ देवरानी जी, चलिए ना, आज दोनों देवरानी जेठानी साथ में छत पर सोते हैं। हाँ बहू, तू आज कमरे में क्या कर रही है? तेरी आदत तो छत पर सोने की है ना? हाँ माँ जी, मेरी आदत तो थी छत पर सोने की, क्योंकि मैं अपने पीहर में भी छत पर ही सोती थी। पर आपको पता है, कुछ दिनों से छत पर मेरे साथ कुछ डरावनी चीजें हो रही है, जिस वजह से मैं छत पर सोने तो जाती हूँ पर लौट कर मुझे नीचे ही आना पड़ता है। और ऐसा बार बार करने की वजह से अब मेरी एसी वाले कमरे में ही सोने की आदत लग गई है। अब मुझसे छत पर नहीं सोया जाएगा। अब आरती की बातें सुन शीला, प्रकाश, मुस्कान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। चलो, ये तो बहुत बढ़िया हुआ बहू, अब तुम्हें एसी वाले कमरे में नींद आने लगी। वैसे भी बहू, बेटियों को खुलेआम छत पर नहीं सोना चाहिए। हाँ तो हेमा जी, अब सब कुछ आपके सामने है। अब आप बताएं कि आपको मेरी बेटियों से रिश्ता जोड़ना भी है या नहीं? गीता जी, मेरी बातों से आपको इशारा तो मिल ही गया होगा। मुझे आपकी दोनों बेटियां पसंद आ गई हैं। बड़ी बेटे के तो कहने ही क्या है, लेकिन छोटी भी मेरे छोटे बेटे के हिसाब से सही ही है, इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तब तो जल्दी से आप मुंह मीठा कीजिए। अचानक ही गीता के घर में बेहद ही खुशी का माहौल हो गया। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और फिर हेमा इस सब के बाद गीता का चाय के बर्तन समेटने में हाथ ही बटा रही थी कि तभी उसका हाथ सोना ने पकड़ लिया और, अरे नहीं, आप क्यों बर्तन उठा रही है? मैं हूँ ना, माँ के साथ मिलकर मैं उठा दूंगी, आप ज्यादा परेशान ना होइए।
सोना ऐसे बोलकर एक एक चीज उठा ले गई। वहीं उसकी छोटी बहन भी खड़ी हुई थी, जो बस सभी को खाने के बर्तन समेटते हुए देख रही थी। तन्वी ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया और वो अपने कमरे में चली गई। तन्वी और सोना दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी एक साथ एक ही घर में तय हो गई थी। तन्वी सोना से छोटी थी, जिसकी वजह से ज्यादा लाड प्यार में पलकर तन्वी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं थी। वहीं सोना बेहद ही जिम्मेदार लड़की थी। देखते ही देखते दोनों बहनों का मायके का सफर खत्म हुआ और वो दिन भी आया जब वो दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ गई। दोनों बहनों का ससुराल तो अमीर था, लेकिन उस अमीरी में ज्यादा हिस्सा तन्वी के पति का था, जिसको सोना के पति कुणाल ने कुर्बानी देकर पढ़ाया था। दोनों बहनें गृह प्रवेश के लिए ही खड़ी हुई थीं कि तभी अरे ये क्या, यहाँ पर तो बस माँ जी चावल के कलश ही रखे हुए हैं। महावर की थाल कहाँ है? उसके बिना तो गृह प्रवेश में कैसे करूँगी? अरे नहीं, मैं भी ना बड़ा भूलती हूँ। अब क्या करूँ बहुओं, अकेली बुढ़िया हूँ, कुछ ढंग से याद ही नहीं रहता। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे अरे नहीं माँ जी, रहने दो, मत लाओ। वैसे भी कौन कहता है कि बिना महावर के पाँव डाले गृह प्रवेश नहीं होता। ये सब तो बस पता नहीं लोगों ने क्यों बेवजह की रस्में बना दी हैं। हम दोनों ऐसे ही अंदर आ जाएंगी। क्यों तन्वी? जी, ये मेरी बहन हमेशा ही ऐसे बातें करके हर जगह अच्छी बन जाती है। अरे तन्वी, तू क्यों खड़ी हुई है? देख सभी बड़े लोग खड़े हैं, इनके पाँव छू। मम्मा दीदी, इन बेकार की फॉर्मेलिटी से कुछ होगा क्या? मेरे दिल में सभी के लिए इज्जत और प्यार है और जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही जाहिर होगी। मैं ऐसे ही सही हूँ। तन्वी ने किसी के भी पाँव नहीं छुए, जो कि सोना को जरा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही अगले दिन सोना जल्दी उठ गई और जल्दी से जाकर तन्वी को भी उठाने लगी। तन्वी उठ जा, माँ की बात याद नहीं है? घर में मेहमान भरे हुए हैं, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या है? क्यों हर काम जल्दी से करके सभी की नजरों में ज्यादा अच्छी और संस्कारी बनती रहती हो? जाओ, मैं उठ जाऊंगी जब मुझे सही लगेगा। ठीक है। इसे क्या हुआ? मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था जो ये इतनी ज्यादा चिढ़ गई। चलो कोई नहीं, जब उठेगी तब उठ जाएगी। फिलहाल मैं नीचे जाकर देखती हूँ, सभी यहीं पर हैं। लो बहुरानी आ गई। सोना बहू, बस तू ही आई है। तेरी छोटी बहन कहाँ है? बुआ जी, वो नहा रही है, बोल रही है अभी कुछ देर बाद आएगी। आप लोग बताएं कि नाश्ते में क्या खाएंगे, मैं बना दूंगी। सोना सभी से उनकी पसंद पूछकर रसोई में चली गई। कुछ देर के बाद नाइट सूट में तन्वी नीचे आई और सभी उसे देखकर हैरान रह गई। बहू, तू तो नहाने गई थी ना, तो तू नहाकर भी ऐसी सड़ी हुई सी निकल कर आई है। मेरी अभी ढंग से आंखें खुली भी नहीं है और आपको लगा कि मैं नहाने गई हुई हूँ। आप सभी भी ना अजीब ही बातें करते हो। मैं पहले ब्लैक टी पीती हूँ, उसके बाद ही मुझ में कुछ करने की एनर्जी आती है। ले, मैं तेरी ब्लैक टी ही ले आई हूँ। अब तू जा, इसको पी और फिर नीचे आ जाना, पहले रसोई भी बनानी है। क्या दीदी, सभी को सुना सुना कर आप क्या साबित करती हो? मैं भी जानती हूँ कि पहली रसोई बनानी है, आपको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और बात, पहली रसोई बनानी तो है, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं। जरूरी नहीं सारी फॉर्मेलिटीज को ही पूरा किया जाए, खाने की ही तो बात है, आप बना लिया करना। मेरी बारी आएगी तो बाहर दुनिया भर के होटल्स हैं, मैं तो वहाँ से मंगवाकर सभी का पेट भरवा दूंगी। वैसे भी कौन आज के दौर में इतनी मेहनत करेगा? अरे वाह, क्या बोली है तन्वी बहू तू। आई लाइक दिस एटीट्यूड। अरे क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, पास में ही इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, खाना मंगवाओ और खाओ। जरूरी नहीं कि सारी ही फॉर्मेलिटीज हों। बेशक मासी, फॉर्मेलिटीज जरूरी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी, उसका क्या, वो तो जरूरी है ना। और हुनर वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी ऐसा हो कि तुम बाहर से खाना ना मंगवा पाओ, तो तुम्हारे अंदर इतना तो हुनर होना ही चाहिए कि घर वालों का पेट भरवा दो। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। बहुत अच्छे सोना। अच्छा वैसे बेटा, अब ये सब बातें छोड़, तन्वी तो मना ही कर रही है खाना बनाने को, तो फिर जा, तू देरी ना कर, तू सभी के लिए पहली रसोई का खाना बना दे। हेमा की बात को सुनकर सोना रसोई में चली गई और सारा पहली रसोई का खाना सोना ने ही बनाया। तन्वी ऐसी ही, वो कभी भी कोई काम जिम्मेदारी से नहीं करती थी। पहली रसोई के खाने को खाने के बाद सभी मेहमान घर से चले गए, जिन्हें जिम्मेदारी से विदा करने को भी तन्वी नीचे नहीं आई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन हेमा ने अपने घर में एक पूजा रखी थी। माँ जी, आज क्या पूजा है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं। ओह गॉड। अरे वाह तन्वी,
पहली बार तुझे किसी चीज की फिक्र हो रही है। ऑफ कोर्स फिक्र तो होगी ही ना मुझे। मैनिक्योर करवाना है, साथ में पेडिक्योर और फेशियल भी होगा। तुझे इस सब की फिक्र है? और पूजा की तैयारी का क्या? वो आप देख लो। वैसे भी पूजा अच्छे से हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मेरा अच्छा दिखना इम्पोर्टेंट है। बात को समझो। तन्वी की बात सुनकर सोना चौंक गई। तन्वी ऐसे ही बातें बनाकर अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर उसने 2 पार्लर वाली लड़कियों को बुला लिया। अब एक तरफ तन्वी का ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ माँ जी 5 किलो फूल, साथ में माचिस, अगरबत्ती और कपूर, बस यही तो आना है ना? अरे बहू सिंदूर वो मत भूलना। हाँ हाँ सिंदूर और गोला, ठीक है मैं ये सारी चीजें ले आती हूँ। माँ जी खीर बनाने को चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, अब तो बस घर आकर खीर और लड्डू बनाने का काम ही रह जाएगा। सोना ऐसे ही सारे कामों को बड़े ही अच्छे से कर रही थी। उसने बहुत ही जिम्मेदारी से पूजा का सारा सामान जुटाया और फिर प्रसाद भी खुद ही बनाया। जब पूजा शुरू हुई तो तन्वी अच्छे से बन ठन कर नीचे आ गई और पूजा के बाद बिना प्रसाद वगैरह बांटे वो फिर से अपने कमरे में ही चली गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सोना जितनी समझदार और जिम्मेदार थी, तन्वी उससे उतनी ही उलट थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि आज के दिन पूरा परिवार हेमा की छोटी बहन की बेटी की शादी में जा रहा था। मेरी बहन की इकलौती बेटी है। चलो बहू जरा वक्त से पहुंच जाएंगे तो मैं मीना के कुछ कामों में भी हाथ बटा दूंगी और तुम भी वहाँ ऐसे एक्टिव रहना जैसे तुम मेरी बहुएं नहीं माया की बहनें हो। जी माँ जी। हेमा ऐसे ही समझाकर मीना के घर जाने को अपनी बहुओं के साथ निकल गई। हेमा की छोटी बहन अमीर नहीं थी। कुछ ही देर में वो उसके घर पहुंच गए, जहां जाने के कुछ देर बाद। अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गईं, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि अकेले में सब कुछ कैसे संभालूंगी। छोटी बहू तुझे कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी में नहीं दे रही हूँ, बस तू ये पैसे संभाल कर रख ले। ये वो पैसे हैं जो रुखसती के वक्त मैं अपने होने वाले दामाद को दूंगी। और सोना बेटा तू मेरे साथ आ जा। जी जी बोली मौसी। देख बेटा मैं ना अपने घर के आंगन में से ही अपनी बेटी माया को विदा करूंगी और अब तू देख ले कि इसको कैसे सजाया जा सकता है। जी मैं देखकर सारे इंतजाम करवाती हूँ। तो ये सब ऐसा है। वैसे इस जगह में बस फूलों से ही थोड़ी बहुत सजावट हो सकती है। ठीक है मैं एक काम करती हूँ, फूल वाले को बुला लेती हूँ और मैं ही सजावट कर दूंगी। इससे मासी के पैसे बच जाएंगे। सोना ने ऐसे ही दिमाग चलाकर कम से कम खर्चे में जिम्मेदारी से अपना काम किया तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कोई बात हुई? मुझे बस ये पैसे ही पकड़ा दिए। तन्वी ने ऐसे बोलते हुए पैसों को अलमारी के ऊपर टिका दिया और बिना ध्यान दिए वो वहां से चली गई। पैसे अलमारी से गिरे और गिरकर वो उसके पीछे चले गए। कुछ देर के बाद बारात आ गई और सब कुछ अच्छे से हुआ। तन्वी अब बस सभी रस्मों के बाद विदाई की बारी आएगी। पैसे कहाँ पर हैं? वो पैसे मैंने कहाँ रख दिए? अब ये मत बोलना कि तूने गायब दिमागी से उन्हें कहीं रख दिया। नहीं दीदी वो मैंने पैसे अंदर आ तो उस वक्त कमरे में थी, मतलब पैसे वहीं होंगे। दोनों बहनें अंदर जाकर पैसे ढूंढने लगी लेकिन उन्हें कैश नहीं मिला। कुछ ही देर में तन्वी को आवाजें लगने लगी। तन्वी बेटा जरा वो पैसे तो लाना। हमने अपनी बेटी को 50,000 रुपए कैश भी दिया है। तन्वी लेकर तो आना। अब मैं क्या करूँ दीदी? तू बाहर जा मैं कुछ करती हूँ। सोना ने तन्वी को बाहर भेजा। तन्वी सिर झुकाकर बाहर आई जिसको देखकर सभी समझ गए कि पैसा नहीं है और सभी मीना की बेइज्जती करने लगे। लो कर लो बात, तो ये है कैश। तन्वी मासी ने मेरे सामने तुझे पैसे दिए थे, कहाँ है पैसे? देना। पैसे यहाँ हैं, इन्हें मैं रखकर भूल गई थी। ये लीजिए पूरे हैं। सोना बहू मुझे तुझसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। माँ जी दीदी को मत डांटिए। दरअसल ये पैसे मैंने रखे थे और वो मिल ही नहीं रहे हैं। दीदी अपने पास से पैसे लेकर आई हैं, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। और माँ जी मेरी एक बहू लापरवाह सही लेकिन सच्ची है। और सोना तो है ही खरा सोना। तभी सोना पैसे मौसी को दे देती है और सभी काम हंसी खुशी से निपट जाते हैं।